डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 34। लेक्स जानता था कि वो हार चुका था, फिर भी उसने लायरा से पूछा, बेबी क्या तुम रोशनी को अपना स्टाइलिश बनने दोगी? आप इस बार हार गए हैं, इसीलिए आपको अपनी हार इस बार स्वीकार करनी पड़ेगी। लायरा ने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा। उसके बाद लायरा ने अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। ड्रेस चेंज करने के बाद उसने जॉनसन मैनेजर के हाथ में दे दिया और वो बाहर चली गई। लेक्स ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने लायरा के मैनेजर के हाथ में पकड़े जॉनसन को नफरत से देखा। रोशनी के कार के अंदर रोशनी इस समय काफ़ी धीरे ड्राइव कर रही थी। उसने यामिनी जी को देखते हुए उनसे कहा, मास्टर आपको यहाँ जानबूझकर नहीं आना चाहिए था। रोशनी को पता था कि लेक्स उसके लिए परेशानी जरूर खड़ी करेगा, लेकिन वो जानती थी कि वो उससे निपट लेती। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी मास्टरशिप उसके लिए इतनी दूर से आई थी, क्योंकि उन्हें उसकी चिंता थी। बेंगलोर में सिंह परिवार के अलावा आप और किसी को नहीं जानती हैं, और कुणाल से डिवोर्स के बाद तो आप वैसे भी सिंह परिवार पर भरोसा नहीं कर सकती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सभी घमंडी लोग रहते हैं। आपके पास कोई पावर नहीं है, ऐसे में आपको काफ़ी परेशानी होगी। हालांकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर फिर भी मेरे साथ आपका नाम जोड़ना आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यामिनी जी रोशनी को देखते हुए कहती हैं, वे आज जानबूझकर ही स्टूडियो गई थी ताकि वे सबको बता सके कि रोशनी उनकी स्टूडेंट थी। वो सच में रोशनी से सच्चा प्यार करती थी। रोशनी की आंखें लाल हो गई। वो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। वो भी महसूस कर सकती थी कि यामिनी जी उससे कितना प्यार करती थी। मास्टर आप चिंता न करें, आपको कभी भी मुझसे निराशा नहीं होगी। रोशनी यामिनी जी से कहती है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों जैसे रोती हो। चलो अब चुप हो जाओ और मेरे साथ गोल्डन ब्यूटी पवेलियन काल्पनिक नाम चलो। गोल्डन ब्यूटी पवेलियन बेंगलोर का सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेड मार्केट था, जहाँ वहाँ पर या तो अमीर लोग जाते थे या फिर यामिनी जैसे लोग। रोशनी समझ गई थी यामिनी जी क्या करना चाहती थी। वो जाने के लिए यामिनी को मना करती है, पर यामिनी जी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अब रोशनी के पास उनके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रोशनी जानती थी कि कल के अखबार की हेडलाइन में उसकी और यामिनी जी के साथ में होने की फोटो होगी। गोल्डन ब्यूटी पवेलियन से निकलने के बाद रोशनी यामिनी जी को उनके स्ट्रीट में वापस छोड़ अपने घर सोने के लिए चली जाती है। चौकसप तैयार करने की वजह से वो काफ़ी दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसीलिए वो आज आराम से सोना चाहती थी। अगले दिन लायरा के मैनेजर ने रोशनी को कॉल किया और लायरा के मेकअप और बालों के बारे में पूछा, क्योंकि मैनेजर जानती थी कि रोशनी यामिनी जी की आखिरी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसका लहजा बहुत विनम्र था। और उसने रोशनी से पूछा कि वो कब फ्री रहेगी। रोशनी ने पहले से ही लायरा के लिए ज्वेलरी और मेकअप के बारे में डिसाइड कर लिया था, इसीलिए उसने उन सभी चीज़ों की फ़ोटो लायरा के मैनेजर को भेज दी। वो रखने के बाद रोशनी के दिमाग में उसके मास्टर की बात गूंज उठी, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत है, लेकिन आप पहले कभी भी इस तरह के नाव में नहीं चढ़े हैं। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए आपको हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। रोशनी अपने मास्टर के विचारों को समझ गई थी। उसकी मास्टर चाहती थी कि वो आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचे, न कि सिर्फ एक स्टाइलिश ही रह जाए। डिनर पार्टी की रात आखिर आ ही गई। इस डिनर पार्टी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत से एक्टर शामिल होने वाले थे। रोशनी को एक जाना पहचाना चेहरा भी नजर आया, जो राज रजवंशी का था। लिली, जो रोशनी से जिद करके यहाँ आई थी, राज को देखकर वो खुद को उससे मिलने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रोशनी ने उसे पहले से ही शांत रहने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी शैतान दोस्त राज के पीछे कितनी ज़्यादा पागल थी। रोशनी ने अपने साथ लिली को ड्रेसिंग रूम में खींच लिया और खुद लायरा का मेकअप करने लगी। इस समय लिली के खुरापाती दिमाग में यही चल रहा था कि वह कैसे यहाँ से भागे और अपने सपनों के राजकुमार से मिले।
चुपचाप बैठी रहो, अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हारे अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाऊंगी। रोशनी ने लायरा का मेकअप करते हुए ही लिली को चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो मिस्टर राजवंशी ही होंगे। ऐसे में जब मेरे आस पास होंगे तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं खुद को कंट्रोल करूं? लिली ने मुंह बनाते हुए रोशनी से कहा, ओह, तो तुम मिस्टर राजवंशी को पसंद करती हो? लायरा लिली की बात सुन उससे पूछती है। वो एक दोस्त की तरह लिली से बात कर रही थी। हाँ, मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। लिली ने लायरा की बातों में अपना सिर हिलाते हुए सहमति देते हुए कहा। लिली लायरा को तैयार करने में मदद कर रोशनी लिली को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। रोशनी अकेले लायरा को चुमसम नहीं पहना सकती थी और ना ही वो किसी बाहर वाले पर भरोसा कर सकती थी। इसीलिए वो अपने साथ लिली को लाई थी ताकि लिली उसकी मदद कर सके। लिली को रात से मिलने के अपने और सपने को कुछ देर के लिए भूलना पड़ा और वो रोशनी की हेल्प के लिए उसकी तरफ चली गई। मिस्टर राजवंशी की प्यार में पड़ना आसान नहीं है। मैं आपके लिए जरूर उनसे ऑटोग्राफ लूँगी, लेकिन केवल इस शर्त पर कि आप मुझे और सुंदर बनाने में रोशनी की हेल्प करेंगी। लायरा हंसते हुए लिली से कहती है, ठीक है, चिंता मत करो, इससे मुझ पर छोड़ दो। आज रात आप सच में बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। लिली तुरंत लायरा को हाँ बोलते हुए उसके बालों को एक स्टाइलिश की तरह बनाने लगती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है और दोनों ही दोस्त बन जाती हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब बातों ही बातों में लिली को पता चला कि लायरा कुणाल सिंह को पसंद करती थी और लायरा को पता चलता है कि रोशनी के साथ सिंह परिवार में बहुत अन्याय हुआ था। जिस पर रोशनी उन दोनों को रोकने वाली थी कि उतने में ही लायरा की मैनेजर अंदर भागते हुए आती है और कहती है, लायरा, कुछ बुरा हुआ है? क्या गलत है? लायरा अपने मैनेजर से पूछती है। किसी ने आपका चुमचम काट दिया है, मैनेजर घबराते हुए कहती है। उसके पास लायरा को बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डिनर पार्टी को शुरू होने में केवल आधा घंटा था। ऐसे में लायरा की ड्रेस खराब हो गई थी। इतने कम समय में उन्हें कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए लायरा के मैनेजर इस समय काफ़ी घबराई हुई थी। लायरा तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। वो इस समय काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रही थी, पर रोशनी पूरी तरह से साफ दिख रही थी। घबराओ मत, पहले मुझे देखने दो, रोशनी शांत आवाज़ में लायरा से कहती है। एपिसोड 35 पकड़ा गया से लेक्स। रोशनी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है और लायरा लिली भी उसके पीछे चले जाते हैं, जबकि मैनेजर किसी को कॉल कर दूसरी ड्रेस का इंतजाम करने के लिए कहने लगती है। जब तीनों चेंजिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चमचम कपड़ों के चिखड़े की तरह दिख रहा था। लायरा की आंखें तुरंत लाल हो गई थी। रोशनी रैक की तरफ जाती है जिसमें चमचम को टांगा गया था। वो ध्यान से चमचम को देखने लगती है। कट काफ़ी साफ सुथरे थे, जिससे साफ पता चलता था कि ये किसी ने जानबूझकर किया था। ऐसा लगता है कोई है जो नहीं चाहता कि मिस लायरा इस चमचम को डिनर पार्टी में पहने। रोशनी चमचम को देखते हुए कहती है, जब से उसकी मास्टर यहाँ उसका साथ देने के लिए आई थी, रोशनी को पता था कि जरूर ऐसा कुछ होने वाला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? डिनर पार्टी अभी कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। इतने कम समय में मुझे दूसरी ड्रेस कहाँ से मिलेगी? लायरा ये सब कहते समय काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। जब वो रोशनी की बात सुनती है तो वो भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। चिंता मत करो, आपकी मैनेजर कुछ उपाय सोच रही है, रोशनी लायरा को शांत करते हुए कहती है। फिर वो चोंगसंग को देखने लगती है। फिर वो उसे रैक से निकाल के अफसोस के साथ दूर रख देती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? लिली ने रोशनी को एक तरफ खींचा और उससे पूछा। चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में एक बड़ा नाटक तुम्हें देखने को मिलेगा। रोशनी लिली को देखते हुए उससे कहती है, आज इतनी बड़ी डिनर पार्टी होने वाली थी, इसीलिए सभी बड़े डिजाइनर्स की ड्रेस पहनने से ही किन्हीं और के द्वारा ले जा चुकी थी। अगर किसी के पास ड्रेस थी भी तो भी वे इतनी कम समय में यहाँ पर ड्रेस नहीं भेज सकते थे। जी से जानने के बाद लायरा रोने लगी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर लेक्स अपने काले
सीक्वेंट कपड़ों को पहने वहाँ पहुँच जाता है। ओह गॉड, लिटिल गर्ल, तुम इतना रो क्यों रही हो? लेक्स चौंकते हुए पूछता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था। किसी ने मेरा चोंसम काट दिया है, लायरा ने सिसकते हुए कहा। बेबी ठीक है, रो मत। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस छोटी सी लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिली, मेरे पास अभी भी वो ड्रेस है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। वो मेरी कार में है, मैं इससे लेने जाता हूँ अभी। लेक्स ने लायरा के आंसू पोंछते हुए कहा। रोशनी को एक उत्तेजक नज़र से देखते हुए लायरा से कहा। लायरा का जो दूसरा मैनेजर जो अभी अभी आया था, जिसे लायरा की पहली मैनेजर ने फ़ोन करके बुलाया था, जब वो लेक्स की बातें सुनता है तो वे एक राहत की सांस लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लायरा का मैनेजर, जिसका नाम निक था, लेक्स को थैंक यू कहता है। लायरा की जो पहली मैनेजर थी वो निक की असिस्टेंट ही थी। मैनेजर की बात सुन लेक्स एक बार फिर रोशनी को देखने लगता है, जैसे कि वो उसे उकसाना चाहता हो। फिर लेक्स टेक्स को कार से लेने के लिए जाने ही वाला था कि जरा रुकिए, क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? रोशनी, जो पूरे समय चुप थी, अचानक कहती है। लेक्स रुक गया और थोड़े गुस्से में रोशनी की तरफ मुड़ा। क्यों, आपके पास कोई और सवाल है क्या? लेक्स रोशनी को घूरते हुए पूछता है। मेरे मास्टर से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चोंगसम को मेरे मास्टर ने अकेले सिला था, जबकि उसका डिज़ाइन हम दोनों ने मिलकर तैयार किया था। यह केवल मेरी मेहनत नहीं थी। रोशनी की बात सुनकर लेक्स को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि रोशनी के पास कोई भी सबूत नहीं है तो वो फिर से सख्त होते हुए रोशनी से कहता है, क्या कहना, क्या चाहती हो? लायरा और निक दोनों अवाक रह गए थे। लिली को छोड़ कर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। लिली अपना फ़ोन उठाती है और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि आपको मेरे मास्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए, रोशनी अपनी बात दोहराते हुए लेक्स से कहती है। रोशनी कुछ नहीं बोलती, वो इतनी जिद कभी नहीं करती लेक्स से माफ़ी मांगने के लिए। अगर ये चौंसम उसने अकेले बनाया होता तो। क्या तुम पागल हो? भला मैं क्यों माफ़ी मांगूं? लेक्स अपनी घबराहट को छुपाते हुए रोशनी से कहता है। क्योंकि तुम वही हो जिसने मेरे चोंगसम को काटा है, रोशनी लेक्स को देखते हुए जवाब देती है। लेक्स रोशनी की बात सुनकर और भी घबरा गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब मैंने किया है? एक स्टाइलिस्ट के रूप में आप अपनी चोंगसम को संभाल नहीं पाए और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब मैंने किया है। तो बिल्कुल भी अपने काम को ढंग से नहीं कर सकती हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने चोंगसम पर एक ऐसा पाउडर छिड़का है कि जो भी इसके संपर्क में आएगा वो इसके सुगंध से भर जाएगा और इसकी खुशबू लंबे समय तक नहीं जाएगी। क्योंकि आपने चोंगसम को काटा है, इसीलिए आपने जरूर चोंगसम को छुआ होगा, रोशनी धीरे से कहती है। सभी लोग समझ गए थे कि रोशनी क्या कहना चाहती थी। जिस तरह की कंडीशन में अभी लेक्स था, हर कोई समझ गया था कि उसने ही चोंगसम को काटा है। लेक्स ने हड़बड़ी में अपना हाथ सूंघ लिया और उसे अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेक्स ने इतना कहा और वो तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। लायरा उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन रोशनी ने उसे रोक लिया क्योंकि अब मामले को आगे बढ़ाने का समय नहीं था। लेकिन अब मुझे अपने कपड़े के बारे में क्या करना चाहिए? लायरा दुखी होते हुए कहती है। समय बहुत कम है और मैं अभी तक कहीं से भी दूसरी ड्रेस का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, निक लायरा से कहता है। रोशनी चुप रही। वो एक तरफ चली गई और उसने वहाँ से एक बैग निकाला जो वो अपने साथ लाई थी। मास्टर और मैंने मिलकर 2 चोंगसम बनाए थे, रोशनी शांति से लायरा से कहती है। रोशनी जब बैग खोलती है तो उसमें से सफ़ेद रंग का चोंगसम बाहर निकलता है। अगर आप चाहें तो इसे आप पहन सकती हैं, रोशनी लायरा को देख कहती है। उस चोंगसम को देख लायरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो रोशनी को गले लगाते हुए खुशी के साथ कहती है, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना। इस समय लायरा एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। रोशनी लायरा के इस तरह से गले लगाने से अवाक रह गई थी।
निक ने भी राहत की सांस ली रोशनी की बात सुनकर। आपका लायरा के साथ रहना सच में सम्मान की बात है। रोशनी अब भी पहले की तरह स्मार्ट और अच्छी है। लिली रोशनी की तारीफ करते हुए लायरा से कहती है, क्या रोशनी पहले भी इतनी ही स्मार्ट थी? लायरा अपनी टिमटिमाती आंखों के साथ जिज्ञासा के साथ कहती है, हाँ, वो हमेशा से इतनी स्मार्ट रही है। स्कूल में कुछ लोग थे जो रोशनी को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन रोशनी ने हमेशा से ही उन लोगों को धूल चटाई थी। लिली अपने पुराने दिनों को याद कर लायरा को बताती है। एपिसोड 36 मैं उस बेवकूफ़ लेक्स को सबक जरूर सिखाऊंगी। लायरा तुरंत रोशनी को देखने लगती है। ये पहली बार था कि कोई लड़की उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। ठीक है, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। किसी ने मुझसे कहा था कि भले ही आपका दिल दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, फिर भी आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी तरह साफ दिल का नहीं होता है। वह कौन है जिसने ये आपसे कहा था? रोशनी की बात सुन लायरा अपनी आंखों में चमक लाते हुए रोशनी से पूछती है। लिली जल्दी करो, अभी लायरा के बाल बनाने बाकी हैं। पहले लायरा को कपड़े बदलने दो, उसके बाद उसके बाल बनाने हैं। मैंने कुछ मंगवाया था, मैं उसे लेकर आती हूँ। रोशनी लायरा की बातों का जवाब नहीं देती है, बल्कि वो बात को बदल देती है। अपनी बात कहने के बाद रोशनी बिना पीछे देखे बाहर चली जाती है। कुणाल ही था जिसने रोशनी से ये शब्द कहे थे। जब वो स्कूल में थी तब उसने डिज़ाइन कंपटीशन के लिए साइन अप किया था, लेकिन जो उसने ड्रेस बनाई थी वो खराब हो गई थी और उसके पास दूसरी ड्रेस बनाने का समय नहीं था। जब वो ये बात बताने के लिए अपने मास्टर के पास गई थी तब उन्होंने उसे डांटा था और उससे केवल इतना कहा था कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आप खुद की चीज़ों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में तो भूल ही जाओ। उस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और अपने कपड़े लेकर घर आ गई थी। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और अपने आप को कमरे में बंद कर रोती रही। वो रो ही रही थी कि कुणाल उस रूम की चाबी की मदद से दरवाज़ा खोल उसके सामने आया था। उसके हाथ में खाना भी था। उस समय उसने उससे कहा था, ये दुनिया ऐसी ही है, भले ही तुम्हारे पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला दिल नहीं है, लेकिन आपको हमेशा खतरों से सावधान रहना चाहिए। अगर तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पाओगी तो तुम कभी भी इन लोगों के बीच सर्वाइव नहीं कर पाओगी। रोशनी को कुणाल की बात हमेशा से याद रही थी। चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा से सतर्क रहती थी। रोशनी एक आदमी से गले का सेट लेती है जो उसने लायरा के लिए मंगवाया था। फिर वो अंदर जाकर लायरा को तैयार करने लगती है। वाह, मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, लायरा मिरर में खुद को देखकर उछलते हुए कहती है। शांत हो जाओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप तभी सुंदर लगेंगी जब आप खुद को इस जॉनसन के अनुरूप खुद को ढाल लेंगी। आपको एक क्वीन की तरह शांत और सौम्य व्यवहार करना है, तभी आप इस जॉनसन में फिट बैठेंगी। रोशनी लायरा को कूदते देख उससे कहती है। रोशनी की बात लायरा समझ जाती है और वो खुद को तुरंत शांत कर लेती है। वो अपना छोटा बैग उठाती है जो रोशनी ने उसे दिया था और पार्टी हॉल की तरफ चली जाती है। जैसे ही लायरा बैंक्वेट हॉल में पहुंची, उसने सभी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई सिर्फ उसे ही देख रहा था। तुरंत ही उसकी फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी। उससे लायरा द गोडेस इन जॉनसन का टैग भी मिला। दूसरी एक्ट्रेस उसे इतना सुंदर देख उससे जल रही थी और सभी लड़के लायरा में खो गए थे। डिनर पार्टी खत्म होने के बाद लायरा खुद को रोशनी के पास जाने से रोक नहीं पाई। रोशनी के पास पहुंचते ही लायरा खुशी से रोशनी से पूछती है, प्लीज़ आप जल्दी से अपनी सैलरी बताइए कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। आज से आप मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। माफ़ करना लायरा, पर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना खुद का स्टूडियो ओपन करना चाहती हूँ। रोशनी गिल्टी फील करते हुए लायरा से कहती है। उसे अपनी मास्टर की बात याद थी कि वो सिर्फ एक स्टाइलिस्ट बने नहीं रह सकती है, उसे आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए कुछ अलग करना होगा।
इसलिए रोशनी ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का स्टूडियो ओपन करेगी। लेकिन आप अभी तक फेमस नहीं हुई हैं, ऐसे में आपको स्टूडियो ओपन करने में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। लायरा दुखी होते हुए रोशनी से कहती है। वो कैसे भी करके रोशनी को अपने साथ रहने के लिए मनाना चाहती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग रहते थे। ऐसे में कोई स्टूडियो तभी खुल सकता था जब उसके पास कुछ कनेक्शन हो, पर रोशनी अभी अभी आई थी। उसके पास ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं था, इसलिए लायरा की चिंता रोशनी के लिए जायज़ थी। मुझे पता है कि ये सब मुश्किल है, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, रोशनी लायरा को देख आत्मविश्वास के साथ कहती है। फिर ठीक है, अगर आप स्टूडियो ही ओपन करना चाहती हैं तो आज से मैं आपकी पहली क्लाइंट बनती हूँ। अब से मैं अपनी स्टाइलिंग ऑफर छोड़ती हूँ। लायरा थोड़ी देर के लिए उदास जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आता है तो वो तुरंत रोशनी को बोल देती है। वैसे भी उसे इतनी अच्छी स्टाइलिश को दूसरों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आखिरकार उसने जो चोंगसन पहना था वो अनोखा था। अब उसकी सिर्फ एक समस्या वो बेवकूफ़ लेक्स था। मैं उस बेवकूफ़ लेक्स को सबक जरूर सिखाऊंगी। लायरा लेक्स को याद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है। लिली भी कुछ देर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। वो अपने सपनों के राजकुमार के पीछे निकल चुकी थी, यानी कि राज के पीछे। रोशनी अपना फ़ोन निकालती है और अपना अकाउंट रोशनी राणा को लॉग इन करती है। रोशनी, मेरा इतना इंतज़ाम करने के लिए थैंक यू। मैं अब वापस आ गई हूँ। इस कैप्शन के साथ लायरा की डिनर पार्टी की एक फ़ोटो अटैच करके अपलोड की गई थी। रोशनी राणा, ये नाम रोशनी ने उसके और उसके मास्टर के सरनेम को मिलाकर बनाया था। यही इसके अकाउंट का नाम था जो वीवो पर बना हुआ था। वीवो पर उसके 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जो किसी भी नॉर्मल सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स से कहीं ज़्यादा थे। कुछ ही मिनटों में रोशनी के पोस्ट को 100 से भी ज़्यादा लाइक्स मिल गए थे और अनगिनत कमेंट्स भी आने शुरू हो गए थे, जैसे कि गेट गॉड रोशनी राणा आखिरकार ऑनलाइन आ ही गई। भगवान ही जानते हैं कि मैंने आपका कितना इंतज़ार किया है। क्या मैं अकेला ही हूँ जो देख सकता हूँ कि इस फोटो में दी फेमस लिटिल फ्लावर लायरा है? क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाली हैं? आप सच में वापस आ गए। आप नहीं जानती कि मैंने आपका कितना इंतज़ार किया है। प्लीज़ आप नए मैचिंग ट्यूटोरियल कब अपलोड करने वाली हैं? क्या लायरा की स्टाइलिंग ग्रेट गॉड मिस रोशनी राणा के द्वारा की गई है? ओह गॉड, मुझे कोई सच बताओ, क्या ग्रेट गॉड सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली है? रोशनी सिर्फ कुछ कमेंट का जवाब देती है। फिर वो देखती है कि वो इस समय ट्रेंडिंग में थी। उसे पता चला कि लायरा के फैंस ने उसके अकाउंट को स्क्रॉल करके देखा था। लायरा के फैंस उससे लायरा को आगे भी इसी तरह से स्टाइलिश बनाने के लिए कह रहे थे। लायरा अब तक अपने कपड़े बदलकर आ गई थी। उसने रोशनी से कहा कि वो उसे घर छोड़ देगी, पर रोशनी उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वो चली जाएगी, वो उसकी फिक्र ना करे। लायरा भी रोशनी के मना करने पर ज़्यादा जिद नहीं करती है, क्योंकि वो जानती थी कि रोशनी के पास उसकी खुद की एक स्टाइलिश कार थी। लायरा जैसे ही अपनी कार में आके बैठती है, निक उसे बताता है कि वो इस समय ट्रेंडिंग लिस्ट में है। उसे गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। आपने मिस्टर राज को भी पीछे छोड़ दिया है, निक उसे कहता है। लायरा उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती है। उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली और सीट पर अपना सर टिका लिया। कोई नहीं जानता था कि वो इस समय क्या सोच रही थी। लेक्स मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि रोशनी ने उसकी बदनामी की है। आप इससे कैसे निपटेंगे? निक ने टैबलेट को बंद करते हुए लायरा से कहा। जिसके पास दिमाग था वो साफ देख सकता था कि चोंगसम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो लेक्स ने किया था, क्योंकि वो भागा ही एक चोर की तरह था। क्या होता अगर रोशनी ने बैकअप प्लान नहीं बनाया होता तो? लायरा निक से बिना किसी भाव के कहती है। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सारे सबूत इकट्ठा करो और उससे रोशनी के मास्टर से माफ़ी मांगने के लिए कहो। लायरा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है। भले ही बैक स्टेज कैमरा नहीं था,
फिर भी कोई था जिसने इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया था। इतना सोचते ही लायरा के मुंह के कोने ऊपर को मुड़ जाते हैं। एपिसोड 37। लायरा ने वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए देखा था, इसलिए उसे पता था कि लेक्स के खिलाफ उनके पास बहुत बड़ा सबूत है। निक को लायरा की बातें समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो काफी देर तक चुप रहा। इसे सीक्रेट ही रखना और किसी को भी पता नहीं चलने देना कि ये हम ही थे जिन्होंने इस वीडियो को लीक किया है, लायरा बिना किसी भाव के निक से कहती है। निक ने थोड़ी देर लायरा की बातों के बारे में सोचा, फिर उसे समझ आ गया कि लिटिल डेविल लायरा का क्या मतलब है। सभी की नज़रों में लायरा किसी प्यारी राजकुमारी की तरह थी, लेकिन निक को ही पता था कि लायरा किसी शैतान से कम नहीं थी। इस इंडस्ट्री में लेक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऐसे में ये वीडियो सामने आ गया तो उसका करियर बर्बाद भी हो सकता है। निक अपने सामने खड़ी छोटी शैतान लड़की को देख उससे कहता है, ये उसकी गलती है कि उसने उस इंसान को तंग किया जो मुझे पसंद है। मैं रिवेंज लिए बिना उसे नहीं छोड़ने वाली। लायरा ने एक डेविल स्माइल के साथ निक से कहा। निक अवाक रह गया था। आखिर लायरा ने वही किया जो वो हमेशा से करती आई थी। रोशनी को स्टूडियो खोलना था, इसीलिए उसे एक जगह चाहिए थी। इसलिए उसने लगभग एक हफ्ते तक बहुत से जगहों को देखा, जिसमें से उसे एक पसंद आ गया था जो 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। वो जगह शहर के बीच में थी। इस जगह की कीमत प्रति वर्ग मीटर 1 लाख रुपए थी। अन्य सभी खर्चों को जोड़ने के बाद रोशनी को पता था कि इसमें वो सभी पैसे खर्च होने वाले थे जो कुणाल ने उसे एनिमली में दिए थे। उस जगह को रेनोवेट करने की ज़रूरत थी, जो रोशनी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किया था। आधे महीने बाद वो जगह काफ़ी हद तक रेनोवेट हो चुकी थी। रोशनी ने उन सभी से कहा था कि अगर वे समय से पहले ही रेनोवेशन का काम कर देते हैं तो उन्हें इस महीने की सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी। इसीलिए वे सभी और लगन के साथ काम कर रहे थे। रोशनी उन लोगों के खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। रोशनी आज अपने स्टूडियो के लिए कुछ फर्नीचर लेने के लिए बाहर आई हुई थी कि कभी उसे किसी का फ़ोन आता है जो उससे बताता है कि स्टूडियो में कोई आया है जो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर रहा है। मैं थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँचती हूँ। रोशनी ने इतना कहा और वो अपने स्टूडियो की तरफ निकल गई। जब रोशनी अपने स्टूडियो पहुँची तो उसने देखा कि स्टूडियो की दीवारों को गंदा कर दिया गया था। उन पर अजीब अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी। रोशनी को काला सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड नज़र आते हैं। उन सभी बॉडीगार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं। रोशनी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसके लिए ये सारे चेहरे जाने पहचाने थे। मिस रोशनी, मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। रोशनी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है। क्या आपको कुणाल ने यहाँ भेजा है? क्या उन्हें पता है कि तुम यहाँ आए हो? रोशनी गुस्से से अपने सामने खड़े लड़के से कहती है, जिसका नाम तन्मय सिंह था। रोशनी को तन्मय पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से जो उसने मेहनत की थी अपने स्टूडियो पर, तन्मय ने सब खराब कर दिया था। हाँ, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फ्यूचर में वो ही थे जिन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया था, लेकिन जैसा कि अब आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो वे अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तन्मय रोशनी को देखमुँह बनाते हुए कहता है। रोशनी ने इतने लोगों के सामने कुणाल को डंप किया था, इसीलिए तन्मय इतनी आसानी से रोशनी को छोड़ने वाला नहीं था। रोशनी को पता था कि आज जो कुछ भी हुआ था उसमें कुणाल का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। ये सब तन्मय ने खुद किया। तन्मय कुणाल का छोटा भाई था और वो कुणाल से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो रोशनी से आज बदला लेने के लिए आया था। रोशनी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी ताकत से तन्मय को थप्पड़ मारती है। आवाज़ इतनी तेज थी कि तन्मय के कान सुन पड़ गए थे। रोशनी को तन्मय के ऊपर हाथ उठाते देखकर भी
उन गार्ड्स ने रोशनी के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि वे सभी गार्ड्स कुणाल के थे और वो रोशनी को बहुत अच्छे से जानते थे। और वैसे भी उन्हें पता था कि रोशनी ने तन्मय को थप्पड़ मारकर सही ही किया था। रोशनी के जो हेल्पर थे उन्हें डर था कि कहीं ये गार्ड्स रोशनी को कुछ ना कर दे, इसीलिए वे सभी उसकी हेल्प के लिए आगे आ गए थे। पर रोशनी उन्हें मना करते हुए कहती है, आप सभी जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं और आपका बोनस आप सभी को अभी मिलेगा। रोशनी के सभी हेल्पर जाने के लिए मान जाते हैं और वे वहाँ से जाते हुए तन्मय को धक्का देकर गिरा देते हैं। जमीन पर गिरते ही तन्मय अपने होश में आता है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और रोशनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, रोशनी, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम मेरे स्टूडियो में परेशानी खड़े करने आए थे। ऐसे में मुझे लगता है कि तुम्हें थप्पड़ मारी ना ही सही था, ना कि आरती उतारी जा सकती थी। रोशनी भी तन्मय को करारा जवाब देते हुए उससे कहती है। तन्मय गुस्से से जल रहा था। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और आज तक किसी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। तन्मय गुस्से से आगे बढ़ रोशनी को धक्का दे देता है। रोशनी के पीछे सारी पेंटिंग की चीज़ें रखी हुई थी। तन्मय के अचानक धक्का देने से रोशनी खुद को संभाल नहीं पाती है और गिर जाती है। उसका सर पेंटिंग की चीज़ों से बुरी तरह से टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। रोशनी के सर से खून निकलता देख तन्मय हैरान रह गया था और वो जहाँ खड़ा था वहीं जम गया था। कुछ घंटों बाद रोशनी की आंखें खुली तो उसने खुद को सिख परिवार के प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद को पाया। पुलिस इस समय तन्मय से पूछताछ कर रही थी। जब रोशनी के हेल्पर स्टूडियो से जा रहे थे तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। जब तन्मय ने रोशनी को धक्का दिया था तब तक सभी हेल्पर वहां से जा चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि रोशनी के साथ क्या हुआ था। पुलिस जब रोशनी के स्टूडियो पहुंची तभी उन्हें रोशनी फर्श पर बेहोश मिली थी, जिसके सर से खून बह रहा था। अभी पुलिस तन्मय से पूछताछ ही कर रही थी कि वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और कुणाल अंदर आते हुए दिखता है। उसने इस समय एक महंगे ब्रांड का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसकी बॉडी पर परफेक्ट दिख रहा था। कुणाल को वहां देख तन्मय जल्दी से उसे आवाज़ लगाता है, भाई। कुणाल ने रोशनी को देखा जिसका चेहरा इस समय पीला पड़ा हुआ था। कुणाल के साथ इस समय काव्यास भी अंदर आया था। काव्यास उन पुलिस वालों से कुछ कहता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला अपने साथियों के साथ वार्ड के बाहर चला जाता है। शादी वाले दिन के बाद से रोशनी ने कुणाल को कभी नहीं देखा था, ना ही उसने उसके बारे में कोई खबर सुनी थी। उन दोनों में से किसी की भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों ऐसे सिचुएशन में मिलेंगे। दर्द हो रहा है? कुणाल रोशनी को देखते हुए उससे सवाल करता है। नहीं हो रहा है, रोशनी लापरवाही से कहती है। कुणाल रोशनी के पीले पड़े चेहरे को देखता है और वो समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। वो उसके सामने चेयर खींचकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, तुम तन्मय के मामले से कैसे निपटोगी? कुणाल के पास और कोई विषय नहीं था बात करने का, इसीलिए उसने यही पूछना ही सही समझा। आपको क्या लगता है? रोशनी कुणाल को देखते हुए उससे ये सवाल कर लेती है। मैं उसे कभी भी जेल जाने नहीं दूंगा, कुणाल बिना किसी भाव के रोशनी से कहता है। रोशनी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि कुणाल यही कहेगा। आखिरकार तन्मय उसका छोटा भाई था। वो ऐसे कैसे उसे जेल जाने दे सकता था? तन्मय इधर आओ, कुणाल ने विषय बदलते हुए तन्मय को आवाज़ दी, जो थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। कुणाल की आवाज़ सुन तन्मय ने शालीनता से कहा, भाई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उसने अपना बैलेंस खो दिया था और गिर गई थी मेरे हल्के से धक्का देने पर। माफ़ी मांगो। कुणाल तन्मय की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में तन्मय से कहता है, क्यों? उसे अभी भी कुछ नहीं हुआ। आह! इससे पहले कि तन्मय अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अपने घुटने में तेज दर्द महसूस होता है और वो घुटने के बल गिर जाता है। कुणाल ने उसे लात मारी थी। माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। कुणाल तन्मय को धमकी देते हुए उससे कहता है। कुणाल का अफ्रीका में भी बिजनेस था, पर वहाँ पर उसके बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं था। कुणाल का पता था कि तन्मय को वहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा डर था। आई एम सॉरी। तन्मय अपने दांत
स्क्रिप्ट गिटाते हुए कहता है, जब उसने अफ्रीका में अपने भयानक दिनों के बारे में सोचा तो उसकी रूह कांप गई थी। उसने रोशनी को देखते हुए बिना किसी भाव के माफ़ी मांग ली। रोशनी बिल्कुल शांत थी। उसे ऐसे जताया जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। कुणाल ने तन्मय के ऊपर एक नज़र डाली। कुणाल को खुद को घूरते देख तन्मय फिर से अपनी बात दोहराता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि तन्मय से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई जा रही थी। तुम ईमानदारी से माफ़ी नहीं मांग रहे हो। रोशनी तन्मय को देख उससे कहती है। रोशनी की बात सुन तन्मय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रोशनी, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम हो कि नखरे दिखा। इससे पहले कि तन्मय अपनी बात पूरी कर पाता, कुणाल एक बार फिर उसके पैर पर लात मार देता है। तन्मय एक बार फिर दर्द से बैठ गया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसने मुंह बनाकर कुणाल को देखा, पर कुणाल ने अपना मुंह फेर लिया। रोशनी, आई एम सॉरी, तन्मय धीमी आवाज़ में रोशनी से कहता है। मिस्टर सिंह, अगर आप पूरी ईमानदारी से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, रोशनी ने मासूमियत से कहा। उसके पीले चेहरे ने कुणाल को उसके लिए दुखी महसूस कराया, पर कुणाल की नज़र रोशनी के मुड़े हुए मुंह के कोनों पर नहीं गई। कुणाल की चिल जैसी नज़रों ने तन्मय को देखा, जो जमीन पर उखड़ू बैठा हुआ था। कुणाल की उन चिल जैसी नज़रों ने तन्मय को अपने हड्डियों में ठंडक एहसास कराया था। उसने गलती का एहसास होने का नाटक करते हुए रोशनी से कहा, मिस रोशनी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तन्मय ने ये सब खुद किया था। उसने कुणाल से जीत करके उसके बॉडीगार्ड ले लिए थे। कुणाल को नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए उसने भी उसे अपने बॉडीगार्ड्स ले जाने दिए थे। रोशनी को पता था कि तन्मय को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, इसलिए वो बात को और आगे न बढ़ाते हुए तन्मय से कहती है, इसे भूल जाओ और अब तुम बाहर जा सकते हो। तन्मय को ऐसा लगा कि वो किसी बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकल गया है, इसीलिए वो बिना एक भी पल गवाए उस वार्ड से बाहर भाग गया, जैसे कि कुणाल उसे अभी तुरंत ही अफ्रीका भेज देगा। तन्मय ने तुम्हारे स्टूडियो का जो भी नुकसान किया है, मैं उसके भरपाई करूँगा और तुम्हारे स्टूडियो को फिर से रेनोवेट कराऊँगा। अभी कुछ देर में इस हॉस्पिटल के डीन तुम्हारा चेकअप करने के लिए पर्सनली आएंगे। कुणाल रोशनी को देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई बिजनेस मीटिंग करने के लिए यहाँ आया हो। मैं तन्मय पर कोई केस नहीं कर सकती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अभी अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि आज के बाद मेरे सामने आपके परिवार का कोई भी मेंबर नहीं आना चाहिए। रोशनी कुणाल को देखते हुए अपने टूटे हुए दिल के साथ कहती है। उसने कुणाल का ये लहजा पहले भी कई बार सुना था, जो उसके दिल को दुखी कर दिया करता था। उसे हमेशा से ही इस बात का दुख रहता था कि कुणाल हर चीज़ को बिजनेस की तरह लेता था। एपिसोड 38। मुझे उससे प्यार हो गया। कुणाल जब तक घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। दिशा और वीना जी घर पर नहीं थे और दादी भी बाहर गई हुई थी। जब सिंह परिवार के नौकरों ने कुणाल का चेहरा देखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे आकर कुणाल को ग्रीट भी कर सके। तन्मय को मेरे कमरे में आने के लिए कहो, कुणाल ने इतना ऑर्डर दिया। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद तन्मय कुणाल के रूम का डोर नॉक करता है और अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कुणाल उसके पैरों पर लात मार देता है। भाई, वो तो हम लोग घर पर हैं, तो अब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तन्मय कहराते हुए कहता है। उसने सोचा था कि हॉस्पिटल में कुणाल ने उसे सिर्फ रोशनी को दिखाने के लिए मारा था। अगर फ्यूचर में तुमने कभी भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने उसे परेशान करने के लिए मरे बॉडीगार्ड्स को मुझसे लिया और तुमने एक लड़की को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की। कुणाल ने अपने सूट के जैकेट को उतारते हुए तन्मय से कहा, भाई, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मुझे डांटने की हिम्मत नहीं की और उसने
मुझ पर हाथ उठाया था। तन्मय अपना मुंह बनाते हुए कहता है, किसने तुमसे कहा कि तुम उसके लिए परेशानी खड़ी करो? तुमने जो किया है उसके बाद तुम इसी के लायक हो। कुणाल का जवाब सुन तन्मय कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं उसका भाई उसे अफ्रीका ना भेज दे, लेकिन जब उसे फिर से रोशनी का उसे थप्पड़ मारना याद आता है तो वो एक बार फिर से गुस्से से भर जाता है और कुणाल से कहता है, रोशनी इतने लोगों के सामने हमारे सिंह परिवार की इंसल्ट की है और आपको डंप भी किया है, इसीलिए मैं बस उससे बदला लेना चाहता था। इसमें गलत ही क्या है? उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, इंसल्ट मेरी हुई है, इसीलिए इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कुणाल ने उसे एक और लात मारी और ठंड से कहा, भाई मैं यहाँ आपके लिए लड़ रहा हूँ और आप हैं कि उसका साथ दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उस घमंडी लड़की से प्यार हो? इससे पहले कि तन्मय अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक बार फिर अपने पैरों में दर्द महसूस होता है। वो बस एक लड़की है जो अपनी जगह नहीं जानती है। अगर आज के बाद तुमने दोबारा कभी उसके लिए परेशानी खड़ी की है तो मैं तुम्हें सीधा अफ्रीका पार्सल कर दूंगा और कभी भी तुम्हें वहाँ से वापस नहीं आने दूंगा। कुणाल ने इतना कहा, फिर उसने अपना जैकेट लिया और तन्मय के सर पर एक थप्पड़ी मारकर वहाँ से चला गया। तन्मय हैरान रह गया था। उसने सोचा कि जरूर रोशनी ने उसके भाई के ऊपर कोई जादू किया होगा, नहीं तो उसका भाई उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो गया था। म्यांमार वीआईपी रूम के अंदर जब कुणाल ने उस वीआईपी रूम का डोर ओपन कर अंदर गया तो काव्यांश और राज की नज़र एक साथ कुणाल के ऊपर जाती है। राज एक गिलास में पानी डालता है और उसे कुणाल की तरफ बढ़ा कुणाल से सवाल करता है, कुणाल, मैंने सुना है कि तन्मय ने रोशनी को बुरी तरह से पीटा है, क्या यह सच है? इस समय राज की आंखों में अपने सवाल का जवाब जानने की एक अलग ही चमक थी। इस समय वो उस मैच्योर मैन से बिल्कुल ही अलग दिख रहा था जैसे वो सबके सामने रहा करता था। कुणाल ने अपनी आंखों के कोने से काव्यांश को देखा। कुणाल को खुद की तरफ ऐसे घूरते देख काव्यांश जल्दी से अपना हाथ नाक के इशारे में हिला देता है, जिसका मतलब साफ था कि उसने कुछ नहीं बताया था। तुमसे किसने कहा? कुणाल ने राज से गिलास लिया, फिर एक घूंट ले उसे टेबल पर रखते हुए राज से सवाल किया। मुझे संजय ने बताया। आप ही ने तो उसे तन्मय के साथ भेजा था, राज कुणाल को देखते हुए कह देता है। संजय जो कुणाल के बाद वहां आया था वो राज को रोकना चाहता था ताकि वो उसका नाम न बताए, पर कुछ देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। राज ने उसकी आज बलि चढ़ा दी थी। तन्मय ने कुणाल को बताया कि उसे किसी ने डराया धमकाया है, इसीलिए उसे कुणाल से उसके बॉडीगार्ड चाहिए। उस समय संजय कुणाल को रोकना चाहता था, लेकिन उस समय कुणाल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संजय को पता था कि तन्मय को क्यों बॉडीगार्ड चाहिए थे, इसलिए वो कुणाल को रोकना चाहता था। फिर बाद में उसने सोचा कि वो बॉडीगार्ड्स कभी भी रोशनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रोशनी कौन है। संजय ने जब राज को बताया कि तन्मय ने पेंट खरीदा और वो रोशनी के पीछे चला गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काव्यांश ने कुणाल के बिगड़ते चेहरे को देखा और वो राज को रोकना चाहता था कि वो आगे कुछ ना कहे, लेकिन उससे पहले ही राज कुणाल से सवाल करता है, रोशनी अब कैसी है? क्या वो अब ठीक है? वो ठीक है, कुणाल ने इतना कहा और पानी का गिलास उठाकर एक झटके में पी लिया। इस समय उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। काव्यांश कुणाल को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि अगर रोशनी अब ठीक है तो कुणाल अभी भी नाखुश क्यों नजर आ रहा था। तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या ये इसलिए कि तुमने तन्मय को प्रोटेक्ट किया और रोशनी को तन्मय को जेल नहीं भेजने दिया, जिसकी वजह से अब तुम्हारी एक्स वाइफ तुमसे गुस्सा है? काव्यांश ने कुणाल से पूछा। कुणाल ने काव्यांश की तरफ देखा, लेकिन उसने काव्यांश के बात का कोई जवाब नहीं दिया। काव्यांश को समझ आ गया था कि उसने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था। तुमने रोशनी को अपने दूसरे अंकल के बारे में क्यों नहीं बताया? काव्यांश कुणाल से कहता है। कुणाल के दूसरे अंकल जो थे वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। तन्मय उनका इकलौता बेटा था
अगर उन्हें पता चलता कि रोशनी ने तन्मय के ऊपर हाथ उठाया है तो वे कभी भी रोशनी को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। ऐसा नहीं था कि कुणाल रोशनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, पर बात यह थी कि अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, जिसके बारे में सभी जानते थे। ऊपर से रोशनी हमेशा कुणाल के अगेंस्ट रहने लगी थी। तुम दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है, तो अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि रोशनी तुम्हारे अंकल को नाराज़ करती है? तुम अब उसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो? काव्यांश कुणाल से कहता है। पूरे रूम में शांति छा जाती है। इस समय कुणाल के पूरे शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। किसी ने भी आगे एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। राज काव्यांश के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, राज के सवाल पर काव्यांश कहता है। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक कुणाल ने सवाल किया, क्या तुम दोनों जानते हो उस लड़की का दिल कैसे बदलना है जिसका दिल आपके प्यार से भरा रहता था, जो अब आपसे नाराज है? कुणाल की बात सुन दोनों सन्न रह गए थे। काव्यांश ने जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए कुणाल से सवाल किया, कुणाल तुम रोशनी से प्यार नहीं करते है ना? प्यार में कैसा लगता है? कुणाल काव्यांश से पूछता है। कुणाल को नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। प्यार तब होता है जब आप उसे देखना चाहते हैं लेकिन आप उसे देखने से डरते हैं। आप उससे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उसे परेशान करने से डरते हैं। जब वो आपके पास नहीं होती तो आपको उसकी याद आती है। काव्यांश ने एक पल सोचा और प्यार की अपनी समझ को कुणाल को समझाया। तुम इस सवाल को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? प्यार एक लड़की के साथ सोने और उसके द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में है। राज ने एक गिलास में खुद के लिए शराब निकाली और कुणाल को प्यार के बारे में अपने नज़रिए को बताया। अगर प्यार यही है तो मुझे उससे प्यार हो गया है, कुणाल ने कहीं खोए हुए इतना कहा। फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसका सिर्फ एक कस लेकर उसे बुझा दिया, क्योंकि उसे याद आया था कि रोशनी को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं थी। राज जिसके मुंह में ड्रिंक भरी हुई थी वो एक झटके में मुंह से बाहर आ जाती है। वो अपनी जगह पर जम गया था। साथ में काव्यांश भी हैरान से कुणाल को देख रहा था। कुणाल को प्यार हो गया है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? राज ने काव्यांश के हाथ में चुटकी ली और उससे सवाल किया। काव्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने राज को लात मार खुद से दूर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने उसे चिकोटी क्यों काटी थी। मुझे उसे फिर से अपने पास लाने के लिए क्या करना होगा? कुणाल ने गंभीर होकर पूछा। कुणाल, तुम्हें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि तुम रोशनी से सच में प्यार करते हो या नहीं, काव्यांश शांति से कहता है। काव्यांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुणाल को रोशनी से प्यार हो गया था, पर उसे रोशनी से प्यार नहीं हुआ था। लेकिन जब अब वे अलग हो गए तो कुणाल को अचानक उससे प्यार कैसे हो सकता था? शायद मुझे पहले समझ नहीं आया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कुणाल ने पूरे यकीन के साथ कहा। कुणाल की बातों से राज पूरी तरह से हैरान था। उसने एक बियर की बोतल उठाई और पीने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि उसने अपने दिमाग पर कितना जोर डाला था, पर फिर भी उसे वो समझ नहीं पाया था कि कुणाल को रोशनी से प्यार क्यों हो गया था। काव्यांश कुणाल के पास गया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे कहने लगा, जिस तरह से मैं उसे तुम्हारे साथ लड़ते देखा है, उस हिसाब से मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है उसका मन बदलना। क्यों? कुणाल काव्यांश से सवाल करता है, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो रोशनी को अपनी लाइफ में दोबारा ले ही आएगा, क्योंकि उसने कभी भी रोशनी की बातों पर विश्वास नहीं किया कि जो लड़की शादी से पहले उसे इतना ज़्यादा प्यार किया करती थी, अचानक से उसके दिल में उसके लिए प्यार खत्म हो जाए। उसे आज भी यकीन था कि रोशनी उसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले किया करती थी। एपिसोड 39 रोजेज का बुके। 99 रोजेज का बुके।
लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। जब वे किसी से प्यार करती हैं तो पूरे दिल से प्यार करती हैं, लेकिन जब सामने वाला उनकी फीलिंग की परवाह नहीं करता है तब वे उससे प्यार करना बंद कर देती हैं और उस इंसान को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल देती हैं। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले उससे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। काव्यांश ने कुणाल को समझाते हुए कहा। राज को इस समय पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कुणाल के पास जाकर उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, इसमें अजीब क्या है? लड़कियों को मनाना सबसे आसान होता है। बस आपको उन्हें फूलों का बुके भेजते रहना चाहिए, डिनर पर ले जाना चाहिए और उन्हें मांगे मांगे गिफ्ट देना चाहिए। इन सब चीज़ों से लड़कियां जल्दी ही अपनी नाराज़गी भूल जाती हैं। मेरा यकीन करो, मैं इन चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड हूँ। इतना कहने के बाद ही राज पास में खड़े कुणाल के ऊपर झुक गया। आज उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि कुणाल की आज की हरकतें बहुत ही चौंकाने वाली थी और राज इन सभी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने एक के बाद एक कई बोतल खाली कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। कुणाल ने काव्यांश की तरफ देखा और राज की तरफ इशारा करते हुए उसने काव्यांश से सवाल किया, क्या अभी इसने जो कहा वो सच है? अगर इसे प्यार में थोड़ा भी एक्सपीरियंस होता तो वर्ल्ड मास्टर मिस्टर राजवंशी जी को इसे रोज किसी न किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजना पड़ता। काव्यांश ने राज को चिढ़ के साथ देखते हुए कुणाल से कहा। काव्यांश की बात पर कुणाल ने सर हिलाया और राज को दूर ढकेल दिया, जो उस पर आधा झुका हुआ था। कुणाल वहाँ से जाने लगता है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? राज, जो धक्का देने की वजह से उसमें आ गया था, उसने अपने माथे को रगड़ते हुए धुंधली आंखों से कुणाल से पूछा। मैं एक फ्लावर की शॉप खरीदने जा रहा हूँ। कुणाल ने इतना कहा और बिना मुड़े उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। संजय पहले ही बाहर जा चुका था। उसे कुणाल से डर लग रहा था कि न जाने कुणाल उसके साथ क्या करेगा, इसलिए वो पहले ही चुपके से उस रूम से जा चुका था। उसने कुणाल के इजहार को नहीं सुना था। काव्यांश कुणाल के पीछे जाने के लिए अपनी जगह से उठा। तुम भी जा रहे हो? राज सोफे पर बैठते हुए उससे पूछता है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहने के साथ ही काव्यांश राज को अकेला छोड़कर बिना पीछे मुड़े चला गया। तुम दोनों आपस में एक बार में पानी पीने आया था और दूसरा सिर्फ 2 गिलास वाइन पीने के लिए। क्या तुम दोनों इतना ज़्यादा बिजी हो? मेरे लिए एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं तुम दोनों के साथ यहाँ हैंग आउट करने के लिए आया था, लेकिन अब तुम दोनों मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। राज गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। इस समय उसका गुस्सा उसके कंट्रोल के बाहर था। कुणाल जानता था कि राज के बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक बार उसके तरीकों को ट्राई करने का सोचा। इसीलिए बार से निकलते ही सीधा पीटर को कॉल कर उससे कुछ फ्लावर शॉप खरीदने के लिए कहा और खुद एक 99 रोजेज का बुके लेकर हॉस्पिटल के लिए तरफ निकल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो संजय उसे रोशनी के वार्ड के बाहर दिखाई देता है। उसे देखकर कुणाल डिसाइड करता है कि वो संजय को कुछ नहीं कहेगा कि क्यों उसने रोशनी के बारे में राज को बताया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुणाल ने कांच के दरवाजे से रोशनी को देखते हुए संजय से सवाल किया। रोशनी इस समय बेड पर बैठी हुई थी और उसके साथ में लिली भी थी, जो उससे बात कर रही थी। डॉक्टर ने मिस रोशनी को अच्छे से चेक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक मामूली चोट है और कोई भी परेशानी की बात नहीं है। 2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। संजय कुणाल को जवाब देते हुए कहता है। उसे इस समय राहत महसूस हो रही थी कि कुणाल ने उसे राज को रोशनी के बारे में बताने के लिए जॉब से नहीं निकाला था। उसे ये लोग सिर्फ 2 दिन में छुट्टी दे रहे हैं। कुणाल ने अपनी भावों को आपस में जोड़ते हुए संजय से पूछा। मैं एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा और उससे मिस रोशनी को अच्छे से चेक करने के लिए कहूँगा। संजय उसे देख कहता है। वो काफ़ी लंबे समय से कुणाल के साथ था, इसलिए वो कुणाल के बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाया करता था। कुणाल ने संजय की बात पर बहुत ही गंभीरता से सर हिलाया। संजय ने राहत की सांस ली। वो समझ गया था कि उसके बॉस के मन में अभी भी रोशनी के लिए फीलिंग थी। डॉक्टर से कहना कि उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उससे खूबसूरत दिखना बहुत
पसंद है, और हाँ, तुम उसे मिस रोशनी नहीं कहोगे, मैडम ही कहोगे। कुणाल ने संजी से इतना कहा और रोशनी के वार्ड का डोर ओपन कर अपने हाथों में रोजेज का बुके पकड़े अंदर चला गया। रोशनी जो लिली से बातें कर रही थी, उसकी नज़र जैसे ही कुणाल के ऊपर पड़ी तो उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? रोशनी उसे देख पूछती है। लिली कुणाल से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं करती, वो बस रोशनी के सामने चुपचाप बैठी रहती है। लिली भले ही कुणाल के पीठ पीछे रोशनी से उसकी बुराइयां करती रहती थी, लेकिन उसके सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कुणाल बुके साइड टेबल पर रखता है और रोशनी से कहता है, थोड़ी देर में रात का डिनर दे जाएगा। मेरे लोग कल तुम्हारे स्टूडियो जाकर सफाई करा देंगे और डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे सर पर चोट आई है, इसलिए तुम्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। रोशनी को डर था कि कहीं कुणाल उसके स्टूडियो में काम करने वालों को कोई सज़ा न दे, क्योंकि उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया था। इसीलिए वो कुणाल को समझाते हुए कहती है, अगर उन लोगों ने पुलिस को कॉल नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती, मेरी कोई भी मदद नहीं करता। कुणाल समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए वो कहता है, चिंता मत करो, मैं उन लोगों को काम से नहीं निकालूंगा और ना ही कोई सज़ा दूंगा। अचानक कुणाल की नज़र लिली पर पड़ती है तो वो उससे कहता है, आज का डिनर तुम हमारे साथ करना। लिली गहरी सांस लेती है और अपने डर को कम करने की पूरी कोशिश करती है। वो धीमी आवाज़ में कहती है, मैंने यहाँ आने से पहले खा लिया था, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब वापस जाना चाहूँगी। कुणाल ने अपना सर हिलाया। लिली ने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे वहाँ से भाग गई। वार्ड में अब सिर्फ कुणाल और रोशनी ही बचे थे। वो दोनों एक दूसरे को ही घूर रहे थे कि वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और पीटर 3 लोगों के साथ अंदर आता है। उन तीनों के हाथ में बड़े बड़े खाने के डिब्बे थे। वो तीनों खानों को साइड की मेज पर रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 14। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लेती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे खाने का टाइम है। कुणाल जब रोशनी को देखता है कि उसके खाने का इरादा नहीं दिख रहा है तो वो उससे कहता है, रोशनी ने वार्ड में पहले ही खाने की खुशबू को सूंघा और उसने महसूस किया कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। कुणाल ने पीटर की तरफ देखा। कुणाल को खुद की तरफ देखते देख वो समझ जाता है कि उसके बॉस का क्या मतलब है, इसीलिए वो उस वार्ड से बाहर निकल जाता है। पीटर के जाने के बाद कुणाल रोशनी के बेड के पास जाता है और उसे अपने बाहों में उठा लेता है। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, रोशनी कुणाल से कहती है। रोशनी उसके इस तरह से उठाने से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन गिरने के डर से वो जल्दी से अपने हाथ कुणाल के गर्दन के आजू बाजू मोड़ लेती है। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लेती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कुणाल रोशनी को पास की चेयर पर बैठाते हुए कहता है। रोशनी को चेयर पर बैठाकर वो अपना कोट उतारकर उसे चेयर पर टांग देता है। स्टूडियो के काम की वजह से रोशनी ने काफ़ी दिनों से अच्छा से खाना नहीं खाया था, इसलिए जब उसकी नाक के अंदर खाने की खुशबू एक बार फिर जाती है तो वो खुद को खाने से रोक नहीं पाती और खाने लगती है। कुणाल ने खाना नहीं खाया, बल्कि वो चुपचाप से उसे खाता देख रहा था। खाना बिल्कुल बेकार है, रोशनी खाना खाने के बाद मुंह बनाते हुए कहती है। तभी तो तुम अपनी उंगलियों को इतना चाट रही थी, है ना? कुणाल रोशनी को भागते हुए कहता है। रोशनी उसकी बात सुनकर झेप जाती है और कुछ नहीं करती। कुणाल किसी को बुलाता है और उससे टेबल साफ करने के लिए कहता है। कुणाल अभी नहीं गया था, वो अभी रोशनी के पास ही रहना चाहता था, लेकिन दवा लेने के बाद रोशनी उससे कहती है कि उसे नींद आ रही है, इसीलिए वो अभी जा सकता है ताकि वो आराम से सो सके। कुणाल तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर चला जाता है ताकि रोशनी कुछ देर आराम कर ले। रोशनी झूठ नहीं बोल रही थी, उसे सच में नींद आ रही थी, इसीलिए वो कुछ देर बाद सो जाती है। आधी रात के समय रोशनी ने महसूस किया कि कोई उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। रोशनी अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन दवाई के कारण उसकी आंखें खुल नहीं पाई।
अगली सुबह जब रोशनी की आंखें खुली तो उसने खुद को वार्ड में अकेला पाया। उसे लगा कि शायद उसने कल रात कोई सपना देखा होगा। जब डॉक्टर उसका चेकअप करने आए तो रोशनी ने उनसे कहा कि अब वो छुट्टी चाहती है लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात सुन उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा, आज के तुम यंग मैन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारे सर पर चोट आई हुई है और अभी भी तुम्हारा चेहरा कितना पीला नजर आ रहा है, पर फिर भी तुम्हें छुट्टी चाहिए। अभी तुम्हें कुछ और दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा ताकि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो सके। आई मेरी बात समझ में? रोशनी के पास डॉक्टर के बातों को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो और कुछ ही दिन यहाँ रुकेगी। डॉक्टर के जाने के बाद रोशनी ने साइड में रखे उस गुलाब के बुके को हैरानी से देखा जो कुणाल कल रात उसके लिए लाया था। गुलाब फूलों को प्यार की निशानी मानी जाती थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल का उसे गुलाब का बुके देने का क्या मतलब था। उस पूरे वार्ड में गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी जो रोशनी साफ महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद एक नर्स आती है और रोशनी के कपड़े बदलने के लिए नर्स के चले जाने के बाद पीटर वार्ड में आता है जिसके हाथ में खाने का डिब्बा था। मिस रोशनी, बॉस ने मुझे आपके लिए नाश्ता लाने के लिए कहा था। पीटर ने खाने का डिब्बा रखा और जल्दी से चला गया। उसने रोशनी को मना करने का मौका भी नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद रोशनी ने खाना खा लिया था। वो अभी टेबल को साफ करने ही वाली थी कि एक बार फिर से बाहर का दरवाज़ा खुलता है और पीटर आकर जल्दी से रोशनी की टेबल साफ कर वहाँ से चला जाता है। रोशनी ने अपने मन में ही सोचा कि कुणाल के लोग कुणाल की तरह ही अजीब थे। रोशनी अपने स्टूडियो में काम करने वालों को बुलाकर उनसे पूछ रही थी कि अब उसके स्टूडियो की साफ सफाई में कितना समय लगने वाला था। उसने पता चला कि कुणाल के आदमियों के आने की वजह से उनका काम अब और भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। स्टूडियो की जो दीवारें थी उन्हें ठीक कर दिया गया था, लेकिन फर्श पर जो गंदगी हुई थी उसे साफ करने में अभी भी कुछ समय लगने वाला था। उन लोगों की बात सुनकर रोशनी को लगा कि उसे तन्मय को और थोड़ा थप्पड़ मारना चाहिए था। उन लोगों के चले जाने के बाद पीटर एक बार फिर आता है। इस बार वो अपने साथ दोपहर का खाना लाया था। रोशनी उसे रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ पर रुक सकता है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही खाना खा लेगी। लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता और उस वार्ड से बाहर चला जाता है। वो तब तक अंदर नहीं आता जब तक कि रोशनी अपना खाना खत्म नहीं कर लेती। रोशनी के खाना खाने के बाद पीटर प्लेट लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद लिली आती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कुणाल से मिलने से डर रही थी। कुछ देर बाद लिली भी चली जाती है। जैसे ही रात हुई, कुणाल अपने एक हाथ में 99 गुलाब का बुके और दूसरे हाथ में दादी के हाथ पकड़े वार्ड में एंटर हुआ। उनके साथ वो 3 लोग भी थे जो पिछली रात रोशनी के लिए खाना लेकर आए थे। आज भी उनके हाथ में खाने के डब्बे थे। रोशनी की पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसीलिए उसने जैसे ही वार्ड के दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, उसने बिना पीछे मुड़े देखे कहा, खाना आप साइड में रख सकते हैं, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या अब हम दोनों अजनबी हैं? आप अपनी दादी को देखना भी नहीं चाहती हैं? एक प्यार से भरी हुई आवाज़ जब जानी पहचानी उसे आई तो रोशनी जल्दी से अपनी जगह से उठी और पीछे मुड़कर वो जैसे ही दादी को देखती है उनके पास जा उनसे पूछती है, दादी आप यहाँ क्यों आई हैं? दादी को देख रोशनी मुस्कुराते हुए उनसे पूछती है। कुणाल बुके साइड में रखता है और उन 3 लोगों के साथ बाहर चला जाता है। उसने दादी को सब कुछ बता दिया था कि तन्मय ने क्या किया था। तन्मय ने अपने डैड को बता दिया था कि रोशनी ने उसे थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और रोशनी को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन पूरे सिंह परिवार में दादी ही थी जिससे कुणाल के दूसरे अंकल इतना डरा करते थे, इसीलिए वे रोशनी को नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि कुणाल ने पहले ही उनके बारे में दादी को बता दिया था कि वे रोशनी को सबक सिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ
मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? रोशनी, तुम बहुत बुरी हो। तुम अपनी दादी से मिलने एक बार भी नहीं आई। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत नाराज है। दादी नाराज होने का नाटक करते हुए रोशनी से कहती है और रोशनी के पीछे जाकर उसके बेड पर बैठ जाती है। एक समझदार इंसान बता सकता था कि दादी रोशनी से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। सॉरी दादी, लेकिन हाल ही में स्टूडियो के काम की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। रोशनी दादी को देखते हुए कहती है। उसकी आंखों में इस समय आंसू आ गए थे। उसे बुरा लग रहा था कि वो दादी से मिलने नहीं जा पाई थी। अगर दादी नहीं होती तो वो कभी भी कुणाल से डिवोर्स नहीं ले पाती। उसे पता था कि कुणाल उस दिन किसी भी हालत में उससे शादी करके ही रहता। अपना करियर बनाना अच्छी बात है, आप अपने करियर पर ध्यान दें। अगर कभी आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो आप सीधे अपनी दादी के पास आना, दादी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। तन्मय ने आपके साथ बहुत गलत किया और आपकी दादी आपसे वादा करती है कि मैं उस तन्मय के बच्चे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। दादी रोशनी को देखते हुए उससे कहती हैं। उन्होंने रोशनी को ये नहीं बताया कि तन्मय के पिता उससे गुस्सा थे और वे रोशनी को सबक सिखाना चाहते थे, जिसका पता चलते ही दादी उनके पास गई थी उन्हें डांटने के लिए, जिसकी वजह से दादी का तन्मय और उसके पिता के साथ झगड़ा हो गया था। दादी, आप तन्मय से कुछ नहीं कहेंगी, नहीं तो बात और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे भी मैं अब ठीक हूँ, चलो अब आप कुछ खा लो, मुझे भूख लगी है। रोशनी दादी को खाने के लिए पास के टेबल के